नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग असेंबली। गुड मॉर्निंग सर। तो हम लोग आज 5वें लेक्चर में मिल रहे हैं यहाँ पे, और जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्टरी 2-3 लेक्चर में हमने शुरुआत में देखे थे, और उसके बाद में जो चौथा लेक्चर था हमारी कुछ सीरियस डेवलपमेंट चालू हो गई थी। तो अब तक सबसे पहले तो हमने कोड एडिटर वगैरह देखा, कैसे खोलते हैं उसे, ये सब कुछ देखा, हमारी पाथ क्या होगी, ये सब कुछ देखा है। उसे रिपीट करने की यहाँ पे मैं अभी ज़रूरत नहीं समझता। लास्ट टाइम जब हम मिले थे चौथे लेक्चर में, तो हमने देखा था कि जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है वो सिर्फ रन की जा सकती है आपके ब्राउज़र एनवायरनमेंट में। एज सच वो बाहर भी की जा सकती है, लेकिन हमारा स्कोप अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें यही देखेंगे कि ये ब्राउज़र में रन की जा सकती है। अब ब्राउज़र में रन की जा सकती है तो इसे ब्राउज़र में भरने के लिए कोई एक बॉडी होनी चाहिए, और बॉडी जो हमने प्रोवाइड की थी वो HTML की सहायता से की थी। और HTML की फ़ाइल में जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को कैसे रखा जाए, इसके हमने 2 तरीके देखे थे। 2 तरीके क्या थे? तो अगर मैं फिर से रिमाइंड कराऊँ आपको, तो HTML की आपकी फ़ाइल है index.html। इस index.html में कुछ बेसिक टैग्स है, जैसे HTML ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, हेड टैग क्लोजिंग एंड ओपनिंग टैग, बॉडी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। अगर इसमें हमें फ़ाइल भरनी है कोई जावास्क्रिप्ट की, तो पहला ऑप्शन होता है हमारा कि इस बॉडी टैग में हम, या फिर हेड टैग में कहीं स्क्रिप्ट लिखें, और उस स्क्रिप्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के भीतर हम लोग हमारी जावास्क्रिप्ट को डायरेक्टली लिखें। और जो भी जावास्क्रिप्ट हम वहाँ पे लिखेंगे वो हमें सीधे ब्राउज़र के फ्रंट एंड पे नहीं दिखेगी, वो हमें कंसोल में दिखेगी। और कंसोल हमने देखा था डेवलपर टूल में मिलता है, जो कि हम लोग Ctrl+Shift+I या Ctrl+Shift+J इससे खोल सकते हैं। ये देखा पहला तरीका। दूसरा तरीका हमने देखा था कि ये अगर फाइल आपकी बहुत बड़ी हो जाए, बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटे प्रोजेक्ट के लिए ठीक है, 1-2 पेज का अगर वेबसाइट है तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा होता है, प्रोजेक्ट बड़ा हो रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपकी फ़ाइल है वो एक साथ नहीं रख सकते, क्योंकि सेपरेशन ऑफ कंसर्न नहीं होता। सेपरेशन ऑफ कंसर्न क्या है कि जो चीज़ जिस काम में आ रही है, कि स्क्रिप्ट आपकी अगर ब्रेन प्रोवाइड करा रही है तो वो वही काम करे, और वो HTML के भीतर ना लिखी जाए। इसीलिए हमने सेपरेट HTML, एक्सटर्नल HTML देखी थी। वो किस तरह से करनी है हमें, तो हमें एक नई फाइल लेनी है। एक नई फाइल हम app.js नाम के एक्सटेंशन से हम सेव करेंगे, और इस एक्सटेंशन के साथ जब हम फाइल लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनती है। तो उसके अंदर हमें स्क्रिप्ट टैग लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टैग बेस्ड एनवायरनमेंट नहीं है। यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग हमारा कोड लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ कोड लिखा था, बहुत ही एलिमेंट्री लेवल का कोड था, और इसे लिंक करना होगा हमें समहाउ हमारी बॉडी के साथ या फिर हमारे स्ट्रक्चर के साथ। तो कैसे लिंक करोगे, तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं कि हमें करना क्या है। आइदर हेड टैग में या फिर बॉडी टैग में, जहाँ आपको अभी तो कन्वीनियंस आपकी जैसी है वैसे, अदरवाइज़ इसके भी कुछ रूल्स है, क्योंकि आपका पेज लोड होने के कुछ जो पैरामीटर्स है वो देखने पड़ते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखना है हमें, और इसमें एक एट्रीब्यूट देना है। पहले क्या करते थे, ये स्क्रिप्ट टैग के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के भीतर हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिखते थे, वो हमें नहीं करना। इसमें करना क्या है, हमें SRC लिखना है। SRC लिखोगे, ये क्या है, एक एट्रीब्यूट है। SRC में हमें उसका एड्रेस देना है, उस पाथ को देना है जहाँ पे हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। यहाँ पे और एक एट्रीब्यूट हम लोग स्पेसिफाई कर सकते थे, टाइप कर सकते थे, और इसमें टाइप में हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल देते थे। अब ये हमें इस मॉडर्न जो HTML5 है इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये सब कुछ देखा। उसके बाद में हम लोग मूव कर गए थे। हाँ, और इसका फ़ायदा क्या है कि आपका सेपरेशन ऑफ कंसर्न हो जाता है, आपकी टेस्टिंग वगैरह आसान हो जाती है, मॉड्यूलराइजेशन हो जाता है। ये सब कुछ आपने फ़ायदे देखे थे इसके। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखनी है, देखी थी हमने, वो थी वैल्यूज़ एंड वेरिएबल, और वेरिएबल डिक्लेरेशन के कुछ रूल्स देखे थे। तो सबसे पहले हम वैल्यू को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। क्या है वैल्यू? क्या थी कि कोई फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन थी, कोई भी एक। जैसे किसी का एज अगर 35 है, तो 35 क्या हो गई, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई। वो हम किस में स्टोर कर सकते हैं? अगर किसी का एज है तो ऑब्वियस सी बात है, हम एज लिख के उसका वेरिएबल बनाएंगे और एज में उसकी वैल्यू स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे जो वेरिएबल के साथ वैल्यू का कनेक्शन है, आपको समझ में आ गया होगा। क्या है कि आपका जो वेरिएबल है वो स्टोर करता है किसी वैल्यू को, है ना।
तो वैल्यू कैन बी स्टोर्ड। तो वैल्यू की सबसे बड़ी बात देखी थी हमने, खासियत थी कि वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है और उसे बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। कैसे लाया जा सकता है? जब हम उसे किसी कंटेनर में स्टोर करते हैं तो वहाँ पे उसे हम उस वेरिएबल को अगर इन्वोक करें बार बार तो वो वैल्यू हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने वैल्यूज़ एंड वेरिएबल देखे थे और कुछ केसेस देखे थे जब किसी वैल्यू को हम वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं तो वेरिएबल लिखना कैसे, उसके कुछ नेमिंग कन्वेंशंस थे। नेमिंग कन्वेंशन किस तरह से थे कि हम जो नेमिंग कन्वेंशन थे कुछ डिवाइड किए थे हमने कैमल केस। कैमल केस में क्या होता है कि पहला लेटर जो होता है अगर सिर्फ एक लेटर का है तो वो स्मॉल में रहेगा। अगर एक ही लेटर में एक ही वेरिएबल में दो वर्ड आ रहे हैं जैसे फर्स्ट नेम है या फिर नेबर्स नेम है तो क्या होगा, वहाँ पे पहला लेटर जो है वो स्मॉल रहेगा, आने वाला लेटर जो है वो सारे के सारे पहला लेटर कैपिटल रहेगा। ये ऐसे चलता जाएगा। जैसे यहाँ पे कैमल केस में अगर एग्जांपल देखें तो फर्स्ट नेम यहाँ पे ई लॉन सेट किया गया है और इसे असाइन करना, ये जो इक्वल्स टू है यहाँ पे इसे असाइन करना बोलते हैं। तो हम इस वेरिएबल नेम में हम हमारी ये जो एलन वैल्यू है उसे असाइन कर रहे हैं, उसे दे रहे हैं एक तरह से। टोटल अमाउंट देखिए टी स्मॉल एंड ए कैपिटल। अगर सिर्फ ये एक नाम होता, सैलरी होती, तो सिर्फ सैलरी स्मॉल लेटर में लिखो एंड दिस इज़ डन। फिर हमारे पास दूसरा था ये स्मॉल केस जहाँ पे ये किया जाता है और दूसरा था स्नेक केस। स्नेक केस में क्या होता है कि हम लोग स्पेस नहीं दे सकते वेरिएबल के नेम में। वेरिएबल में स्पेस नहीं दे सकते तो वहाँ पे अगर हमें कुछ स्पेस जैसा कुछ क्रिएट करना है तो हम क्या करते थे, वहाँ पे अंडरस्कोर देते थे। एक तरह से वो स्पेस का इफेक्ट देता है लेकिन कुछ लेटर होता है उसमें, एक कैरेक्टर है बीच में। तो ये टोटल अमाउंट जो है इस तरह से इसे स्नेक केस कहा जाता है जिसमें हम अंडरस्कोर देते हैं। पाइथन में ये काफ़ी प्रचलित है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हम लोग कैमल केस का ही उपयोग करते हैं जावास्क्रिप्ट में। एज सच ये कन्वेंशंस है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कैमल केस में ही अपने वेरिएबल के नाम को लिखो, आप इसे स्नेक केस में भी लिख सकते हैं। तो ये वेरिएबल के टाइप। और फिर हमने एक देखा था अपर केस कांस्टेंट। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कोई वैल्यू जो कांस्टेंट रहने वाली है, जैसे किसी का बर्थ ईयर हो गया, अगर किसी का बर्थ ईयर है तो एक बार वो बॉर्न हो गया तो वो चेंज नहीं होने वाला, या फिर पाई हो गया, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, ऐसी वैल्यूज़ को हम स्टोर कर सकते हैं। या फिर एवोगाड्रो नंबर हो गया, या फिर कोई भी एक किसी एटम का उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नंबर कुछ भी हो, ऐसी जो वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होने वाली है, हम उसे कैपिटल में लिखेंगे और पूरी तरह से कैपिटल। जैसे कि हम पाई को लिख सकते हैं या फिर कोई मैक्स लिमिट वगैरह है तो सेट कर सकते हैं। फिर डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, आपका जो वेरिएबल का नाम है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। तो जैसे नेबर्स नेम, डोनाल्ड ट्रम्प, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, कुछ इस तरह से होना चाहिए। फिर कुछ रूल देखे थे। अब ये तो हमने कन्वेंशंस देखे कि कन्वेंशंस जो है ना वो ब्रेक किए जा सकते हैं, उसे आप तोड़ सकते हो कि अगर आप नहीं करोगे फॉलो तो कोई दिक्कत नहीं, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका वेरिएबल नेम कुछ जो नेमिंग के रूल है उसे फॉलो नहीं करता है तो आपका प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके जो वैलिड कैरेक्टर्स है वो क्या थे, अंडरस्कोर था, डॉलर साइन था और फिर हमारा एक लेटर्स एंड नंबर। और यहाँ पे नंबर्स भी जो है ना वो शुरुआत में नहीं ले सकते हम लोग। वेरिएबल नेम शुड नेवर स्टार्ट विथ लेटर, वो बीच में आ सकता है, उसके एग्जांपल हम देखेंगे तुरंत। और फिर मस्ट स्टार्ट विथ लेटर, ये भी देखा था। शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर, जैसे ये वैलिड अंडरस्कोर चलेगा, डॉलर चलेगा, शुरुआत में चलेगा, आखिरी में चलेगा, बीच में चलेगा, कहीं भी चलेगा, सिर्फ नंबर नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये इनवैलिड केस है, यहाँ पे ये नहीं हो सकता है। फिर केस सेंसिटिविटी, जैसे आपके वेरिएबल नेम जो है ना वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव इन द सेंस अगर कोई लेटर स्मॉल में है तो वो स्मॉल में ही चलेगा और कोई कैपिटल में है तो कैपिटल में ही चलेगा। जैसे यहाँ पे ये यूज़र नेम है और ये यूज़र नेम है, यहाँ पे ये जो है कैमल केस में है और ये पूरा स्मॉल केस में है। तो जो हमारा जो केस कन्वेंशन है वो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और फिर ये यहाँ पे कुछ रिजर्व कीवर्ड होते हैं जैसे लेट, कॉन्स्ट, वैर, क्लास, ये नहीं उपयोग में लाए जा सकते, इन्हें हमें अवॉइड करना। अवॉइड क्या करना है, वो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, जावास्क्रिप्ट में एक्सेप्टेबल ही नहीं है। फिर असाइनमेंट टू वेरिएबल, कुछ हमने डेटा टाइप्स देखे थे उसके बाद में। और डिक्लेयरिंग वेरिएबल, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त उसके सामने, वेरिएबल के सामने हमने कुछ
वर्ड्स कीवर्ड्स होते हैं जो हमें डिफाइन करने होते हैं। उनका उपयोग क्या था कि स्कोपिंग में कुछ उपयोग आता है, लेकिन कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त हमें उसमें कुछ 3 कीवर्ड होते हैं, 3 ऑप्शन है हमारे पास, लेट, वैर एंड कॉन्स्ट। तो यहाँ पे जो हमारा लेट है वो टेम्पररी वेरिएबल जब हम लेते हैं तब हम लेट लेते हैं। जब हमें कोई वैर वेरिएबल अगर कोई कांस्टेंट रहने वाला है जो पूरे प्रोग्राम में बदलने नहीं वाला है तो उस वक्त हम कॉन्स्ट लेते हैं। और वैर जो है ये पुराने मेथड है, वैर को हम प्रेफरेंस नहीं देते। ये 3 मेथड से कॉन्स्ट, वैर या लेट, इन तीनों मेथड से हम हमारे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब कॉन्स्ट और लेट जो है ECMA 6 में इंट्रोड्यूस किया गया था। वेरिएबल वैर जो है वो पहले से जावास्क्रिप्ट में एग्जिस्ट करता था। और इस स्पीड यहाँ पे अगर हम देखें कि एक और तरीका है वेरिएबल डिक्लेयर करने का, चौथा तरीका लेट कॉन्स्ट वैर के अलावा चौथा तरीका है कि आप वेरिएबल नेम को डायरेक्टली लिख दो। लेकिन वो जो आप डायरेक्टली लिखते हो उसका जो स्कोप होता है वो ग्लोबल स्कोप होता है, वो आपके ग्लोबल एनवायरनमेंट में जाता है। वो एक तरह से वैर लिखने जैसा ही है। स्कोपिंग आप अभी भूल जाइए क्या होता है। लेकिन अगर आप वेरिएबल को इन तीनों मेथड को छोड़ दीजिए, कॉन्स्ट को छोड़ दीजिए, लेट को छोड़ दीजिए, वैर को छोड़ दीजिए, अगर आप इन तीनों को भी फॉलो नहीं करते, डायरेक्टली वेरिएबल नेम लिखते हैं तो भी चलेगा। वहाँ पे क्या होता है, वो वेरिएबल जो आप डायरेक्टली लिख रहे हो वो वैर की तरह ट्रीट किया जाएगा। जो वैर की प्रॉपर्टीज़ होगी वो उस वेरिएबल की प्रॉपर्टीज़ होगी। तो यहाँ पे हमने इसके रूल्स देखे, कन्वेंशंस देखे, फिर हमने किस तरह से उसे डिक्लेयर किया जाता है उसका डिक्लेरेशन देखा। जो नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था जावास्क्रिप्ट में वो था डेटा टाइप्स। अब डेटा हमारा जो वैल्यू थी वो वैल्यू अनेक तरह की हो सकती है। जैसे वो वैल्यू कभी ट्रू भी हो सकती है, कभी नंबर भी हो सकती है, कभी कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है। इस तरह से ये वैल्यू हो सकती है। अब ये जो वैल्यू है इसका डेटा क्या है, वो जो वैल्यू का डेटा है वो किस टाइप का है, तो इसका डिवीज़न हमने किया था डेटा टाइप में। और डेटा टाइप हमने जावास्क्रिप्ट में देखा था कि प्रिलिमिनरी 2 टाइप के डेटा टाइप है। पहला है ऑब्जेक्ट, दूसरा है प्रिमिटिव डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट्स को जो है हम लोग बाद में देखेंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम देख रहे थे और प्रिमिटिव डेटा टाइप में 7 तरह के डेटा टाइप है। कौन से? नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल, बिगिंट। इसमें से एक एक को थोड़ा तेज़ी के साथ देख लेते हैं। नंबर क्या है, तो कोई भी नंबर जावास्क्रिप्ट में रहेगा 25, 4, 3, 2, 1। ये नंबर जो रहेगा ये सिर्फ नंबर नहीं रहता, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रहता है। कुछ कुछ वालों में ये फ्लोट तक होता है। फ्लोट मतलब क्या है कि आप पॉइंट वाले दे सकते हैं, 1.2, 2.1। यहाँ पे सिर्फ एक नंबर है, इसमें आप पॉइंट का भी लिख सकते हैं, डेसिमल के साथ लिख सकते हैं, विदाउट डेसिमल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्ट एज 24, इसे जावास्क्रिप्ट कंपाइलर किस तरह से इंटरप्रेट करेगा, 24.0 के साथ इंटरप्रेट करेगा, 24 सिंगल नहीं करेगा। फिर स्ट्रिंग देखा। स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। आपके पास डबल कोट में इसे लिखा जाता है और लिखते वक्त क्या करना है हमें, कोई भी नाम हो गया, एड्रेस हो गया, इसमें लिखते हैं। इसमें डबल कोट, सिंगल कोट या बैक टिक, तीनों में से कोई भी एक चलेगा, लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। अगर सिंगल कोट है तो सिंगल कोट ही, बैक टिक है तो बैक टिक ही चलेगा, कॉम्बिनेशन नहीं चल सकता। फिर एक डेटा टाइप और देखा था हमने, बुलियन। बुलियन क्या है, इसमें 2 ही तरह की वैल्यूज़ है, एक तो ट्रू है या फॉल्स है, और ट्रू और फॉल्स के अलावा इसमें कोई और वैल्यू नहीं है। फिर अनडिफाइंड हमने देखा। अनडिफाइंड क्या है, तो अनडिफाइंड ऐसी वैल्यू जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर तो रखा है लेकिन उसकी वैल्यू हमने अभी दी नहीं है, असाइन नहीं की गई है। तो रिप्रेजेंट अ वेरिएबल दैट हैज़ बीन डिक्लेयर बट नॉट असाइंड अ वैल्यू। तो कैसे, एम्प्टी वेरिएबल। जैसे हमने यहाँ पे लेट एक्स वेरिएबल तो ले लिया लेट एक्स नाम से, लेकिन इसकी एक्स की कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, ये बाद में जाके कर सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू अगर लॉक करें तो अनडिफाइंड आएगी। और फिर हमने और एक चीज़ देखी थी, टाइप ऑफ, कि आपका जो वैल्यू है वो वेरिएबल है किस तरह का है। तो ये टाइप ऑफ से हम चेक कर रहे थे, और टाइप ऑफ में हम देख रहे थे कि अनडिफाइंड का टाइप भी अनडिफाइंड है और उसकी वैल्यू भी अनडिफाइंड है। नेक्स्ट टाइप जो हमने देखा था, नल। नल क्या था, तो नल भी एक तरह से डेटा टाइप था, लेकिन इसका जो डेटा टाइप अगर हम चेक करें console.log टाइप ऑफ नल, कोई वेरिएबल अगर सेट करें, इसकी टाइप ऑफ एम्प्टी वैल्यू अगर चेक करें तो ये हमें
ऑब्जेक्ट दिखाई देती है, ये एक तरह से जावास्क्रिप्ट में बग था, ये भी हमने देखा। फिर हमें सिम्बॉल्स है, कुछ सिम्बॉल्स अगर क्रिएट करना चाहे तो इसमें कर सकते हैं। और फिर एक बिग इंट है। बिग इंट क्या है, तो जावास्क्रिप्ट एक हद के बाद कोई एक बड़ा नंबर सहन नहीं कर पाती है, तो इसीलिए यहाँ पे बिग इंट जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए लास्ट में n लगाया जाता है। बहुत ही कम उपयोग में आती है, जब भी आती है तो आपको करना क्या है, नंबर को बड़ा नंबर अगर लिखना है तो लास्ट में उसके n लिख देना है। और बिग इंट का ऑपरेशन सिर्फ बिग इंट के साथ हो सकता है, एडिशन बिग इंट की हो सकती है, बिग इंट और साधारण नंबर की नहीं हो सकती, ये हमने देखा। फिर डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, यहाँ पे डाटा टाइप आपका चेंज हो सकता है। आज आपका वेरिएबल कुछ और है, कल कुछ और हो सकता है। जैसे मैं आज सैलरी अगर मैं 23,000 लिखूँ, ठीक है, तो वो थोड़ी देर में मैं उस सैलरी को 1 ग्राम ऑफ गोल्ड भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 23,000 और 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इक्विवेलेंट है लगभग। तो उसका डेटा टाइप चेंज कर रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से बूलियन बिल्कुल हो सकता है। डेटा टाइप आपका चेंज होते रहता है जावास्क्रिप्ट में। फिर कमेंट फैसिलिटी भी हमने देखी थी, कंट्रोल / दबाओगे कोई भी लाइन के सामने कर्सर रख के तो आपकी लाइन कमेंट आउट हो जाएगी। कमेंट आउट होने से फ़ायदा क्या होता है कि आपकी वो जावास्क्रिप्ट के कंपाइलर में लाइन कंपाइल होती नहीं है, उसे इग्नोर किया जाता है। टाइप ऑफ हमने देखा, कोई भी डेटा टाइप है आपका, उसे चेक करने के लिए कौन से डेटा टाइप की वो वैल्यू है या फिर वेरिएबल है, हम क्या करते हैं, टाइप ऑफ एक ऑपरेटर लिखते हैं। यहाँ पे एक्चुअली स्मॉल होना चाहिए था ओ, लेकिन ठीक है 23, यहाँ पे आपको नंबर दिखाई देगा, टाइप ऑफ फॉल्स बूलियन दिखाई देगा। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से कुछ पिछले लेक्चर में, पिछले सेशन में हमने देखा था। आज जो हमें देखना है वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में और ऑपरेटर किस तरह से काम में आते हैं। तो हमारे पास कुछ बेसिक ऑपरेटर्स है जावास्क्रिप्ट में। जैसे अगर मैं ऑपरेटर की एक फ़ाइल खोल दूँ तो आपको समझ में आएगा कि ऑपरेटर्स क्या हैं। तो जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स जो है आपको कोई भी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन या वैल्यू ऑपरेशन करने के काम आते हैं। तो इसकी अगर सिंपल डेफिनेशन दे देखें तो जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर आर स्पेशल सिंबल और कीवर्ड दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वैल्यू एंड वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल पे भी हो सकती है और वैल्यू पे भी हो सकती है। वेरिएबल पे क्या होती है, जैसे कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग को जोड़ना, वो देखेंगे हम। तो यहाँ पे कुछ बेसिक ऑपरेटर्स है हमारे पास जिन्हें जावास्क्रिप्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से हैं ऑपरेटर, अगर इसकी लिस्ट देखें हम तो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर है, फिर हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है, फिर लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर। इन सबको आज हम देखेंगे। इसमें से जो ये टर्नरी ऑपरेटर है ये इसे अवॉइड करेंगे आज, क्योंकि जब हम इफ़ इल्स कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट देखेंगे उस वक्त, उसके बाद ही हम टर्नरी देखेंगे। आज इसे देखने का कोई सेंस नहीं है, समझ में नहीं आएगा। तो बेसिक ऑपरेटर्स हमारे पास हमने देख लिए कि कौन से हैं। सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर पे जाते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से हैं, परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। जावास्क्रिप्ट में अगर दो वैल्यू की एडिशन करनी है, जैसे 5 + माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार और डिवीजन के लिए /, और जो मॉडुलस होता है, ये जो परसेंटेज का साइन दिख रहा है ना आपको, ये परसेंटेज का साइन परसेंटेज के लिए नहीं है बल्कि ये मॉडुलस है। मॉडुलस क्या है, तो किसी चीज़ का रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब क्या कि अगर 3 को हम 2 से भागे तो रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। 1 आएगा ना, 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर आएगा, या फिर 5 को 3 से करोगे तो 2 आएगा, क्योंकि 3 × 1 = 3 और बचेंगे 2। तो ये मॉडुलस जो है, हमें रिमाइंडर अगर चाहिए तो रिमाइंडर के लिए हमें ये साइन उपयोग में लाना पड़ता है। अब रिमाइंडर कहाँ काम में आता है, अगर हमें मान के चलिए कोई प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, उसे चेक करने के लिए अगर देखना है तो उसमें, उस केस में ये मॉडुलस काम में आता है। उसके देख लेंगे 1-2 केस। लेकिन एडिशन करना क्या है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, या फिर फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, और उसके बीच में एक एडिशन का साइन दोगे, एडिशन आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 - 3 2, ये इस तरह से, और 5 / 5 × अब ये तो हो गए आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिक। फिर हमारे पास कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर है। कंपैरिजन ऑपरेटर अगर मैं देखूं, और एक ऑपरेटर आपका यहाँ पे आता है, अगर मैं देखूं क्या मैंने इसे, ओके, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, हम इसे असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर पढ़ेंगे। तो एक और ऑपरेटर होता है, अगर हमें एक्सपोनेंशियल किसी का स्क्वायर लिखना है, क्यूब लिखना है, 2⁵, 2⁶ लिखना है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, उस चीज़ को बार बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसे स्क्वायर लिखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 4 का स्क्वायर 4 × 4 लिख सकता हूँ।
क्यूब लिखना है तो मैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 लिख सकता हूँ, तो वो क्यूब हो गया। टू द पावर 5 टू द पावर 10 लिखना है तो क्या मैं बार बार इतना सारा लिखता जाऊँ? नहीं। ऐसे केस में मुझे करना क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है एस्टेरिक जिसे बोलते हैं स्टार, उसे 2 बार लिखना है और उसके ऊपर जो पावर देना है वो दे सकते हैं। जैसे 5 टू द पावर 3 लिखना है, 5 टू द पावर 4 लिखना है तो 5 डबल स्टार 4, तो 5 टू द पावर 4 हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन नाम से ही साफ है कि दो वैल्यूज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं, क्या वो बराबर है एक दूसरे के, क्या एक दूसरे के विपरीत है, या फिर एक दूसरे से बड़ी है या छोटी है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ 6-7 ऑपरेटर आते हैं। तो सबसे पहले ये जो सिंगल इक्वल टू रहा, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में उसे हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह ट्रीट किया जाता है। असाइनमेंट मतलब क्या, कि किसी वेरिएबल में वैल्यू जोड़ना, किसी वेरिएबल में वैल्यू जोड़ना, ये असाइनमेंट है। जैसे मैं नेम इज इक्वल टू सचिन लिखूँ तो नेम में मैं सचिन की वैल्यू जोड़ रहा हूँ, उसमें कुछ उसके बराबर नहीं है, वो उसमें जोड़ना है, असाइनमेंट करना है। कंपैरिजन अगर करना है कि क्या ये इसके बराबर है, क्या 3 इक्वल्स टू 5 है, नहीं, अगर ये चेक करना है तो हमें इक्वल्स टू अगर इसमें ट्रीट किया जाता है डबल इक्वल टू के साथ, 2 बार लिखा जाता है, तो डबल इक्वल टू ये हो गया आपका इक्वल टू। और ये भी जब 2 बार होता है इक्वल टू का साइन तो ये लूज इक्वालिटी चेक कहलाया जाता है। लूज इक्वालिटी क्या होता है, तो इसे भी हम देखते हैं कि इसमें अगर 5 आपका यहाँ पे शुरुआत में क्या है, नंबर है, और दूसरे में देखिए ये 5 जो है ना आपका, ये इसमें कोट है, तो ये एक तरह से स्ट्रिंग हो गया। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग वाला 5 क्या 5 के बराबर है? हालांकि ये भी 5 है और ये भी 5 है, लेकिन डेटा टाइप अलग है दोनों का। इसका डेटा टाइप नंबर है और इसका डेटा टाइप जो है स्ट्रिंग है, लेकिन है तो 5। तो लूज इक्वालिटी अगर हम चेक करें ना तो ये ट्रू आता है। तो कंप्यूटर क्या समझता है, जावास्क्रिप्ट इंजन क्या समझता है कि 5 अगर मैं स्ट्रिंग के 5 के साथ चेक करूं तो वो इक्वल टू ट्रू देता है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ आपकी वैल्यू चेक की जाती है, ये जो वैल्यू है 5 की वो चेक की जाती है। अगर मैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक करूं, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी का क्या है कि 3 बार इक्वल टू साइन, 3 बार इक्वल टू साइन है तो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक हो गया। यहाँ पे देखिए नंबर वाला 5 है, इक्वल टू 3 बार है, और उसे मैं अगर चेक करूँ स्ट्रिंग के 5 के साथ तो है तो 5 दोनों, लेकिन डेटा टाइप अलग है, और डेटा टाइप अलग होने की वजह से इनका जो रिजल्ट आता है वो फॉल्स आता है। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी में वैल्यू भी चेक की जाती है और उसका डेटा टाइप भी चेक किया जाता है, जबकि लूज इक्वालिटी में जिसमें 2 बार इक्वल टू लिखते हैं उसमें सिर्फ वैल्यू चेक की जाती है, डेटा टाइप नहीं चेक किया जाता। फिर एक है नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पे किसी चीज़ को नॉट कैसे लिखोगे, नॉट मतलब निगेशन ऑफ समथिंग। निगेशन ऑफ समथिंग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में लिखा जाता है ये एक्सक्लेमेशन मार्क की तरह। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क का अर्थ हुआ कि नॉट इक्वल टू। अब इज इक्वल टू अगर ये हुआ तो नॉट इक्वल टू क्या हुआ कि इसमें एक हटा दो और इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो। ये जो निगेशन साइन है ये क्या, नॉट इक्वल टू। अब 5 नॉट इक्वल टू 5 क्या होगा, 5 इज इक्वल टू 5, 5 के बराबर है तो वो ट्रू होगा। 5 नॉट इक्वल टू 5 फॉल्स आएगा, और 5 नॉट इक्वल टू 6 क्या 5 6 के बराबर नहीं है, वो सही है। उसका रिजल्ट हम देखेंगे कि जो नॉट इक्वल टू है इसमें भी लूज इक्वलिटी है, और 5 नॉट इक्वल टू 5 इसमें क्या है, ये फॉल्स आ रहा है। फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि लूज इक्वलिटी चेक है, इसमें डेटा टाइप चेक नहीं हो रहा है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही कि आपका जो ये 5 है और ये 5 है ये एक दूसरे के बराबर है, जबकि हम ऑपरेटर लगा रहे हैं नॉट इक्वल टू, तो बराबर होने के कारण ये फॉल्स आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल दूँ, 5 के अलावा कोई भी वैल्यू डाल दूँ, 4 3 2 1 0, या फिर उसके ऊपर की भी कोई वैल्यू डाल दूँ, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, उसे हम चेक करेंगे। फिर स्ट्रिक्ट इक्वल टू है, स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू, इसमें क्या है 2 बार इक्वल टू और एक नॉट वाला ऑपरेटर। तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी चेक और ये लूज इनइक्वालिटी चेक दोनों हमने देख लिए। एक साइन है हमारे पास ग्रेटर दैन, ये जो दिख रहा है ग्रेटर दैन वाला,
तो इसमें हम चेक कर सकते हैं क्या 5 ग्रेटर देन 3। अगर सही है 5 अगर 3 से बड़े है तो हमारा आंसर आएगा ट्रू। अगर लेस देन है साइन और वो अगर कंडीशन सही है तो वहाँ पे आएगा फॉल्स। जैसे 5 लेस देन 3, 5 इज लेस देन 3 नहीं, 5 लेस देन 3 नहीं है, 5 इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे ये आपका जो आएगा फॉल्स आएगा। ठीक है, कंडीशन चेक करेगा कंपाइलर और आपको अकॉर्डिंगली आंसर देगा। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब जैसे यहाँ पे तो मैं अगर यहाँ पे 5, यहाँ पे दूसरी वैल्यू भी 5 होती तो क्या होता, 5 3 जो है वो उससे छोटा है, लेकिन 5 के बराबर हमने चेक नहीं किया, तो वहाँ पे हमारे पास है ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। जैसे 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये जो दूसरा वाला 5 है ये इस 5 से बड़ा भी नहीं है लेकिन उसके बराबर है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है। तो आइदर इसमें और वाला साइन लगता है। और वाला कैसे, या तो चेक करेगा क्या उससे बड़ा है या फिर क्या उसके बराबर है, वो ट्रू देगा। ठीक है, और लेस देन और इक्वल टू में भी सेम कंडीशन रहेगी। फिर हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर हैं, जैसे कोई दो स्टेटमेंट को हम जोड़ सकते हैं। जैसे हम दुकान में जाए और मैं बोलूँ दुकानदार को कि क्या आपके दुकान में बिस्किट है, और अगर है तो मुझे दे दो। यहाँ पे क्या बोला मैंने, और होना एक तरह से इंग्लिश का और या फिर और हिंदी का, कि अगर आपके पास बिस्किट है तो मुझे दे दो, एक तरह से है तो दे दो, कंडीशन हो गई एक सेट। तो ये इस तरह से कुछ कंडीशन हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये डबल एम्परसेंट जो है ये एंड का साइन है। एंड मतलब दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ही आपका आंसर ट्रू आएगा। इसका ट्रूथ टेबल देख लेंगे हम, ट्रू एंड ट्रू ट्रू आएगा, और में आपका जो आएगा रिटर्न ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरेंड इज फॉल्स। इसको हम ट्रूथ टेबल की सहायता से समझेंगे। और ये जो है ये ऑपरेटर देखिए यहाँ पे नॉट है, वैल्यू को आपको रिवर्स कर देगा। अगर मैं नॉट ट्रू करूँ तो उसकी आंसर फॉल्स आएगी, उल्टा कर देगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। इसको देख लेते हैं आराम से। और फिर कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, जैसे प्लस एडिशन, इन्हें हम साथ में ही समझते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले इनको ही देख लेते हैं। पहले हम एडिशन को देख लेते हैं, सिंपल सिंपल ऑपरेशंस देखेंगे मैथमेटिक्स के। तो सबसे पहले हम script.js में जाते हैं, और ये जो हमारा कोड है इस पूरे कोड को हम इस कोड में नीचे जाते हैं। हाँ, सबसे पहले जो ऑपरेटर हमें देखना था वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले 3 लेता हूँ और इसमें एडिशन का साइन दे दिया मैंने, और इसमें मैं और एक एडिशन का साइन दे देता हूँ 6। और इसको लॉक कैसे करेंगे, तो इसको हमें कंसोल लॉक करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली आंसर तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे मैं लॉग कर देता हूँ, कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग में मैं लिखता हूँ एडिशन, और इस कोड को रन करने के लिए हमें इसे कमेंट आउट करना पड़ेगा, जो हमारा अर्लियर कोड है। तो इसे पूरी तरह से कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट करने के लिए हमने देखा था फॉरवर्ड स्लैश दबानी है, कंट्रोल दबा के। अब ये कोड जो है हमारा कंपाइल होगा। यहाँ पे हमारा कोड कंपाइल हो चुका है, और कोड को हम देखने के लिए कंसोल में जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई। देखिए एडिशन का आपका आ गया है 9 आ गया है। सब्ट्रैक्शन के लिए मैं अगर सिंपली करूँ तो यहाँ पे console.log 6 - 3 कर देता हूँ, या फिर 3 - 6 करके देखते हैं क्या आंसर आता है। आपका आंसर माइनस में आना चाहिए इस बार, और मैं इसे रीलोड कर देता हूँ। देखिए माइनस में भी आंसर आया है, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में माइनस में भी आंसर एक्सेप्टेबल है। अगर हम इसमें एक काम करें, एडिशन, अब मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम देखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो इसका आंसर हमें 18 मिल जाना चाहिए। तो मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, 18 आंसर आया आपका। फिर डिवीजन कर देते हैं हम लोग। डिवीजन तो 6 डिवाइडेड बाय 3 करना अप्रोप्रिएट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 0.5 आंसर आएगा, ठीक है। और इसे चेक करते हैं, देखिए आपका 0.5 आंसर आ चुका है। और अब एक था हमारा मॉडुलस।
मॉडुलस वाला था, जिसमें हमने रिमाइंडर आने वाला है वो देखते हैं। और उसको क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे सिंपली हमें परसेंटेज लगाना है और एक काम करते हैं, कुछ ऐसी वैल्यू ले देते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए कि हाँ ये सही है। जैसे 5 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ, 4, रिमाइंडर आपका 1 आएगा। ठीक है, इस बार रिमाइंडर आपका 1 आएगा। और दूसरे केस में मैं सेम आंसर ले लेता हूँ, इस बार 5 को डिवाइड कर देता हूँ 3 से। ठीक है, और जब 3 से डिवाइड करूँगा मैं, जब 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा ना, वो भी आपका उसी तरह से आएगा। देखिए पहली बार में आपका जब 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, और जब और एक बार किया तो हमने ये आया 2, जब हमने 3 से किया था। इसे हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। हाँ ओके, तो हमारे ये बेसिक ऑपरेटर समझ में आया आपके, अर्थमेटिक ऑपरेटर। फिर हमारे पास जो अगले ऑपरेटर्स थे, हाँ स्क्वायर का। ठीक है, स्क्वायर का करने के लिए क्या करना है, हमें कंसोल डॉट लॉग लेना है और 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3 मतलब 125 क्यूब लेना है हमें 5 का। 5 का क्यूब लेने के लिए या तो फिर हमारे पास पहला ऑप्शन ये है कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 ये करें, या तो फिर हम एक काम कर सकते हैं, 5 डबल एस्ट्रिक लेते हैं और इस डबल एस्ट्रिक में 3 लगा देते हैं। दोनों का आंसर 125 आना चाहिए। और हम इसे चेक करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखिए 125 आंसर आया। तो यहाँ पे बात क्लियर है कि 2 एस्ट्रिक दबाओगे आपका क्यूब बन जाएगा, या फिर जो भी आपका पावर में देना है आपको वो बन जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 ऑपरेटर बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर चेक कर लिए, फिर इक्वल टू ऑपरेटर हमने चेक करने हैं। ठीक है, इसके कुछ ऑपरेशन तुरंत चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वल टू, इक्वलिटी ऑपरेटर में ये तो हमारे अर्थमेटिक हो गए ना, ARITH अर्थमेटिक ऑपरेटर। फिर सेम हम जाते हैं यहाँ पे कुछ कमेंट आउट कर देते हैं कोड, जैसे इसमें लिखेंगे हम कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। और कंपैरिजन ऑपरेटर में हम लॉग करेंगे, कंसोल लॉग में सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे कि क्या 55 इज़ इट ग्रेटर देन क्या करें, या सबसे पहले जो हमारा ऑपरेटर था ना वो था इक्वल टू वाला चेक करें ना। तो ठीक है, 55 एक काम करते हैं 100 करते हैं, 100 इक्वल टू लूज इक्वलिटी आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे लूज इक्वलिटी लेते हैं और 100 को हम 100 के साथ कंपेयर करते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली। और सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं, देखिए पहला ट्रू आया आपका। लाइन नंबर चेक करते चलिए, 204 लाइन नंबर पे है। ठीक है, लाइन नंबर 204 पे ट्रू आया है। फिर आगे हम जाए तो यहाँ पे इसको स्ट्रिंग बना देते हैं। अब दोनों नंबर है, यहाँ पे दोनों के दोनों नंबर है, इसको हम स्ट्रिंग बना देते हैं इस 100 को, या फिर पहले 100 को बना देते हैं। स्ट्रिंग बनाने के लिए करना क्या है, देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, जब कोट लगाने पे इसका कलर चेंज हो जाता है। और लूज इक्वलिटी कर रहे हैं, लूज इक्वलिटी में डेटा टाइप चेक नहीं होता, सिर्फ आपकी वैल्यू चेक होगी। तो 100 की वैल्यू 100 के साथ चेक होगी। चेक करते हैं इसे और यहाँ पे जाते हैं हमारे ब्राउज़र में और फिर से एक बार रिफ़्रेश करेंगे, देखिए फिर से ट्रू आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिक्ट इक्वलिटी लगा दूँ, करना क्या है, सिर्फ एक एडिशनल इक्वल टू का साइन बढ़ाया मैंने, एक एडिशन का साइन बनाया और ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप भी चेक किया जाता है, डेटा टाइप भी चेक होता है ना। तो देखिए फॉल्स आया है। लाइन नंबर है आपका 206 है और कोड हमारा 206 लाइन में है। अब यहाँ पे हमने इक्वल टू, स्ट्रिक्ट इक्वलिटी, लूज इक्वलिटी चेक कर लिया। फिर हम नॉट इक्वल टू आंसर चेक करते हैं। नॉट इक्वल टू क्या है, तो क्या उसके बराबर नहीं है। एक तरह से ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या उसके बराबर नहीं है, अगर नहीं है तो ट्रू है। यहाँ पे थोड़ा कंडीशन इन्वर्स हो जाती है, थोड़ा आराम से सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चेक करता हूँ लूज में करना क्या है, मुझे एक नॉट देना है और 2 नहीं होनी चाहिए, सिंगल होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, 100 को 100 के साथ चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए ना, क्योंकि नॉट इक्वल टू है। और मैं इसको चेक करता हूँ, लाइन नंबर 207 याद रखिए, लाइन नंबर 207 देखिए फॉल्स आया आपका, 207 फॉल्स आया है। अब सेम चीज़ को अगर मैं एक काम करता हूँ,
100 की जगह कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, 100 की जगह आप 101 ले लीजिए एक केस में, या फिर आप 100 की जगह 99 ले लीजिए। और यहाँ पे लूज इक्वालिटी इनइक्वालिटी चेक होने की वजह से यहाँ पे इसका भी ट्रू आएगा, इसका भी ट्रू आएगा। लाइन नंबर चेक कीजिए 208 209, ठीक है। यहाँ हम आए 208 209, दोनों के दोनों ही ट्रू आए हैं आपके। ओके, अब लूज इक्वालिटी चेक को इनइक्वालिटी चेक हो गया। हम अब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी करते हैं। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में करना क्या है कि यहाँ पे और एक इक्वल टू बढ़ेगा आपका, ठीक है, और एक इक्वल टू और बढ़ेगा, एडिशनल लगेगा। और यहाँ पे अगर मैं इसे चेक करूँ तो ये ट्रू आया है। क्यों ट्रू आया है? नंबर अलग अलग है ना, दो, हाँ, डाटा टाइप अलग अलग है, नॉट इक्वल टू है, हाँ। और मैं अगर यही सेम 100 के साथ करूँ तो भी ये ट्रू ही आएगा, तो भी ट्रू ही आएगा। एग्जैक्टली आपको पॉइंट समझ में आ गया है। देखिए यहाँ पे भी ट्रू ही आया है। ओके, जो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप जो है ना वो ग्रेटर दैन साइन था, और ग्रेटर दैन चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, क्या 100 नंबर ही चेक करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि अगर हम बाकी के चेक करें, जैसे स्ट्रिंग में चेक करें, तो हो सकता है वो कन्वर्ट कर दे। टाइप कन्वर्जन और कोवर्जन हमने देखा नहीं है, तो जब देखेंगे उसके बाद देख लेंगे। तो यहाँ पे 100, और मैं चेक करता हूँ क्या 100 ग्रेटर दैन 101। अगर ये सही है तो इसका आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। और मैं दूसरी कंडीशन ले लेता हूँ 100 लेस दैन, और फिर एक कंडीशन ले लेते हैं इसकी ग्रेटर दैन और इक्वल टू। क्या 100 लेस दैन और इक्वल टू है? क्या 100 लेस दैन और इक्वल टू है? हाँ, 101 से कम है, तो ये सही आएगा। और फिर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 101, या तो ये ग्रेटर हो, या तो ये ग्रेटर हो या स्मॉल हो, ठीक है। तो इन सभी केस में हम देखते हैं 215। ओके, इन सभी केस में 100 ग्रेटर देन 101। पहला क्या है? 100 ग्रेटर देन 101 क्या आना चाहिए आपका? ट्रू आना चाहिए ना। कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं? 100 इज 100 ग्रेटर देन 101। तो 100 छोटा है ना। हाँ एग्जैक्टली, तो ये फॉल्स आना चाहिए आपका। 212 आपका फॉल्स आना चाहिए। 212, देखिए 212 फॉल्स आया है। 212 फॉल्स आया है। और फिर दूसरी कंडीशन क्या है हमारी? दूसरी कंडीशन है कि 100 लेस देन 101, ये ट्रू आना चाहिए। फिर हमारी कंडीशन है कि 100 लेस देन और इक्वल टू। क्या लेस देन और इक्वल टू है? हाँ सही है, ये ट्रू आएगा। और क्या ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है? सही है, तो ये यहाँ पे ट्रू आएगा। ये सब कुछ हमने देख लिया। अब अगला बेसिक ऑपरेटर जो हमें देखने थे वो लॉजिकल ऑपरेटर थे। लॉजिकल ऑपरेटर में कुछ ट्रुथ टेबल है जो मैं आपको थोड़ा लिखवा के बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे कुछ ट्रुथ टेबल मैं अगर बनाऊँ तो ओके, थोड़ा ब्लैंक कैनवास लेना पड़ेगा हमें। ब्लैंक कैनवास पे बनाते हैं। ओके, यहाँ पे हम ट्रुथ टेबल अगर बनाएं तो एक ट्रुथ टेबल होता है। ट्रुथ टेबल क्या होता है? तो एक इस तरह से एक टेबल बनेगा, और इस टेबल में देखिए, और एंड की वैल्यू रहेगी ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। ये इस तरह से ट्रूथ टेबल बनता है, आपने देखा होगा कभी, ठीक है। इसमें करना क्या है, इस ट्रूथ टेबल में एंड का ट्रूथ टेबल बना रहे, और इसमें होता है ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। एक तरह से क्या है, हम कंडीशन बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। ट्रू और फॉल्स दो ही बूलियन वैल्यू है हमारे पास, और हमें बनाना है एंड के साथ। एंड कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये डबल एम्परसेंट के साथ। एंड में कभी भी आप ध्यान में रखिए कि अगर दोनों ही वैल्यू ट्रू है तो ही आपकी वैल्यू जो रिजल्ट है वो ट्रू आएगा।
जैसे अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, क्या बिजली है और क्या बटन ऑन है तो ही आपका बल्ब जलेगा। ठीक है, बिजली है, ट्रू वैल्यू है, बटन चालू है, ट्रू वैल्यू है, तो ही आपका बल्ब जलेगा, अदरवाइज नहीं जलेगा। अगर बिजली है बटन बंद है तो फॉल्स, बटन का लाइट का रिजल्ट फॉल्स। अगर बिजली नहीं है बटन ऑन है तो भी आपका रिजल्ट फॉल्स। बिजली नहीं है और बटन भी नहीं है बंद, बटन भी बंद है तो भी आपका फॉल्स। तो सेम कंडीशन यहाँ पे बत्ती जलती है कि नहीं जलती है, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, बटन चालू है, बत्ती जल गई ऑन। इलेक्ट्रिसिटी है, इसे इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए, ठीक है, और इसे स्विच मान लीजिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रू है, हाँ बिजली है, स्विच क्या है, बंद है, तो आपका बल्ब क्या है, फॉल्स है। आ गया समझ में। फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, नहीं है, लेकिन आपका स्विच ऑन है, क्या रहेगा, फॉल्स। फिर आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, नहीं है, अब बल्ब की स्विच भी ऑफ है, तो ये भी फॉल्स। तो ये कंडीशन आप ध्यान में रखिए। ये हो गया एंड का ट्रूथ टेबल। दूसरा है और का ट्रूथ टेबल। और का ट्रूथ टेबल भी सिमिलर है। इसमें क्या होता है कि आपका अगर 3 वैल्यू में डिवाइड करूँ यहाँ पे, तो ट्रूथ टेबल बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप इसमें एक ट्रू लिखिए, ट्रू लिखिए, फॉल्स लिखिए, फॉल्स लिखिए, और फिर इसमें लिखिए ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, और यहाँ पे आएगा आपका रिजल्ट। और ये आपका और का ट्रूथ टेबल है। किस चीज़ का, और का ट्रूथ टेबल है। और का ट्रूथ टेबल जब बनाते, जैसे एंड को हम डबल एम्परसेंट के साथ रिप्रेजेंट करते थे, और को हम डबल पाइप के साथ, ये जो सिंगल होता है, ये डबल पाइप, ये आपके कीबोर्ड में आएगा, इसके साथ लिखते हैं। ये ऑपरेटर लिखते वक्त इस तरह से लिखते हैं। अब ट्रूथ टेबल में और का एग्जांपल अगर हम देखें, कोई रियल लाइफ एग्जांपल आपको याद है जिसमें ये है तो ये चलेगा। जैसे अगर आपके पास कहीं जाना है आपको, ठीक है, अगर आपको कहीं जाना है और आपके पास 2 ऑप्शन है, आइदर यू गो बाय साइकिल और यू गो बाय योर बाइक, 2 ऑप्शन है। और आप इसे, मैं साइकिल लिख लेता हूँ, ठीक है, और इसे लिख लेता हूँ बाइक। आपको जाना कहीं है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, और में साइकिल से जाइए या तो फिर बाइक से जाइए। अगर बाइक नहीं है तो क्या आप जा नहीं पाएंगे, साइकिल है चले जाएंगे। तो साइकिल है, बाइक है, दोनों में से कोई उठाओ चले जाओगे, आप पहुंच गए, ट्रू हो गया। फिर आपके पास साइकिल है लेकिन बाइक नहीं है, जाना तो है, बिल्कुल साइकिल उठा के चले जाओ, ट्रू। फिर आपके पास साइकिल नहीं है, बाइक है, चले जाओगे, ऑब्वियसली ट्रू। फिर आपके पास ना तो साइकिल है ना बाइक है, जाओगे कैसे, हो गया प्लान कैंसिल, लिख लो फॉल्स। तो ये हो गया आपका ट्रूथ टेबल। आ गया समझ में। एंड की कंडीशन में अगर हम इसे समराइज करें, समराइज करना चाहे तो क्या होगा, एंड की कंडीशन में अगर आपके दोनों वैल्यू ट्रू है, बिजली के एग्जांपल के साथ कंपेयर कीजिए, बिजली है, स्विच ऑन है तो ही आपका बल्ब जलेगा, दोनों कंडीशन ट्रू। कोई भी एक कंडीशन फॉल्स रहेगी, आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा। और की कंडीशन में दोनों कंडीशन फॉल्स होने पे ही आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट ट्रू आ रहा है। तीसरा एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है नॉट ऑपरेटर, ठीक है। नॉट ऑपरेटर क्या है, नॉट ऑपरेटर होता है अगर कोई वैल्यू ट्रू है तो उसे नॉट ऑपरेटर, इसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नॉट ऑपरेटर, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इस तरह का एक्सक्लेमेशन मार्क की तरह होता है एक हमारे यहाँ, नॉट ऑपरेटर इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉट ऑपरेटर क्या है कि आपकी झगड़ा हो गया, आपका झगड़ा हो गया आपके मामा के लड़के के साथ, ठीक है, और कोई फंक्शन में आपको दोनों को बुलाया है, तो आप क्या करोगे, मैं नहीं, मैं आ रहा हूँ तो वो नहीं आएगा, और वो आ रहा है तो मैं नहीं आऊँगा, सीधी सीधी बात है। अगर वो आ रहा है, ये है आपका मामा का लड़का और ये है आप, ठीक है। अगर मामा का लड़का आ रहा है फंक्शन में, ट्रू, तो आप क्या हो जाओगे, फॉल्स, मैं नहीं आ रहा। और लेकिन अगर मामा का लड़का नहीं आ रहा है, यहाँ पे फॉल्स है, तो मैं आ जाऊँगा, ठीक है। तो निगेट कर देता है, वैल्यू को इन्वर्स कर देता है। तो
एक बार फिर समराइज करते हैं, एंड में दोनों कंडीशन एंड ट्रू रहेगी तो आपका रिजल्ट ट्रू रहेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रहेगा। और में दोनों कंडीशन फॉल्स रहेगी तो ही फॉल्स रहेगा, अदरवाइज ट्रू रहेगा। नॉट में आपका रिवर्स अगर करता है तो ये आपका रिवर्स हो जाएगा, वैल्यू स्विच हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने बेसिक ऑपरेटर कौन से देखे, अगर हम देखें इस टेबल को, आपको नोट्स में मिल जाएगा आराम से। नोट्स में शायद मैंने ये टेबल नहीं भरा है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन है ना। ये टेबल इस तरह से, ये जो ट्रूथ टेबल है ये नहीं भरा है, अदरवाइज मैंने वर्बली कंडीशन लिख दी है वहाँ पे। तो इसीलिए वो क्या है, ये बहुत ही 12th में पढ़ाया जाने वाला लॉजिक है, ज़्यादा कोई बड़ा है नहीं, लेकिन कंफ्यूज बहुत करता है जब हम प्रोग्रामिंग में डालते हैं ना इसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंडीशन के साथ, तो ये आपको बहुत कंफ्यूज कर देगा। तो हम इससे मिलते जुलते एक दो एग्जांपल देख लेते हैं और अपने क्लास को यहाँ पे फिनिश कर देते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्टेंट है। तो इतने टॉपिक को हम ख़त्म कर देते हैं। इसको खत्म करा दो। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग में आते हैं, सिंपल में जाएंगे यहाँ पे सेम। अब यहाँ पे कमेंट आउट करूँगा मैं। कमेंट क्या करूँगा कि यहाँ पे हमने देखा था कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, इसे क्लोज कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए मैंने कमेंट आउट किया, ये कोड में आपका कंपाइल नहीं हुआ है कभी क्योंकि कमेंट किया है। हाँ, तो यहाँ पे मैं, और अब कमेंट का अर्थ समझ में आ गया। कमेंट रहेगा तो आप 4 साल बाद भी इस कोड पे जाओगे, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ये पढ़ा था हमने। और यहाँ पे मैं कमेंट कर दूँ, कमेंट में लिखूँगा मैं लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहले मैं कंसोल लॉग करूँगा ट्रू, ठीक है, ट्रू ट्रू एंड ट्रू एंड ट्रू। ट्रू एंड ट्रू को अगर मैं लॉक करूँ तो ऐसे मैं एक साथ 4 कंडीशन कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया लॉजिकल एंड के साथ, ये एंड के साथ कर दिया मैंने, और एंड के साथ ट्रू एंड ट्रू, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स कर देता हूँ, और यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, और यहाँ पे भी फॉल्स कर देता हूँ क्योंकि ट्रूथ टेबल का नियम हमने देखा था कि शुरुआत में 2 ट्रू 2 फॉल्स और फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, कुछ इस तरह से हमने बनाया था। और इसका रिज़ल्ट अगर हम देखें सिर्फ पहला वाला आपका ट्रू आएगा और ये आपका दिक्कत करेगा। देखिए आपने कोड में क्या है, बीच में कुछ भी ऐसा लिख दिया ना उल्टा सीधा तो दिक्कत करेगा, वो आपका कंपाइल नहीं होने देगा। एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड, इसके आगे पीछे कुछ एक्सप्रेशन एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए हम इसे कमेंट कर देते हैं या फिर लॉजिकल ऑपरेटर इस तरह से लिख देते हैं कि एंड पे चलेगा। अब इसे फिर से देखते हैं, और मैं अगर आपको ध्यान दिलाना चाहूँ कि ये लाइन नंबर 221 से स्टार्ट हो रहा है, 24 पे ख़त्म हो रहा है। जाते हैं 221 लाइन को देखेंगे। यहाँ पे देखिए 221 लाइन, 221 ट्रू, बाकी सारे फॉल्स क्योंकि एंड वाला टेबल था। सेम चीज़ हम और के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ, ये आ गया आपका नीचे। यहाँ पे शॉर्टकट क्या दबाया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट अल्टर डाउन की, तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे मैं और के लिए हमारा चिन्ह था, क्या था, डबल पाइप, तो यहाँ पे मैं ये पाइप दे देता हूँ, है इस तरह का पाइप। और इसमें मैं मल्टी कर्सर सिलेक्ट कर लेता हूँ। मल्टी कर्सर कैसे सिलेक्ट करना है, एक पे लेके गया मैं कर्सर अपना, देखिए एक साथ मुझे 2-3 हटाने हैं, तो मैं यहाँ पे अल्टर दबाऊंगा और सबके सामने ये कर्सर रख दूंगा। ओके, यहाँ पे कर्सर 1 2 3 4, और मैं इसे हटा देता हूँ और इसकी जगह मैं ये लगा देता हूँ। और अगर इसे रन करते हैं, ये 229 से चल रहा है, 229। देखिए आपका और की कंडीशन में मैंने क्या कहा था, अगर दोनों फॉल्स है, साइकिल का एग्जांपल, बाइक का एग्जांपल, अगर दोनों नहीं है तो ही नहीं जा पाओगे, अदरवाइज तो चले जाओगे। तो यहाँ पे दोनों फॉल्स है, इस कंडीशन में देखिए दोनों फॉल्स है, 232 वही सिर्फ आपका जो है फॉल्स आया, अदरवाइज बाकी ट्रू आया है। और नॉट का एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं एक नॉट का एग्जांपल कर देता हूँ। और नॉट का एग्जांपल कैसे करेंगे, तो इसी को कॉपी करेंगे हम, हाँ, और इसमें हम नॉट का ऑपरेटर का उपयोग करेंगे।
एक केस में आपका ट्रू है, एक केस में आपका फॉल्स है, इसके सामने लिखना है ये ऑपरेटर, और ये सिंगल चीज़ के साथ ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने नॉट कर दिया और दूसरी जगह पे मैं नॉट कर देता हूँ, और एक बार ट्रू कर देता है इसे, TRU ट्रू, और एक बार कर देते हैं फॉल्स। लाइन नंबर 236 एंड 37, इन पे हमें जो रिजल्ट मिलेगा ना वो मिलेगा फॉल्स एंड ट्रू। इसको इन्वर्स कर देगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो यहाँ पे देखिए फॉल्स और ट्रू 36 एंड 37। तो यहाँ पे हमने आज बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर देखे, लॉजिकल ऑपरेटर देखे, ट्रुथ टेबल देखा और रिवीजन भी की। तो अगले सेशन में हम इन्हीं ऑपरेटर को कंटिन्यू करेंगे, उनके एग्जांपल्स देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इस असेंबली को यहीं पे एडजर्न करते हैं। थैंक यू।